Good evening, all bachon, and welcome back to Turning Point classes. Everybody feel comfortable with respect to microphone, visibility of whiteboard. दिख रहा है? साफ सुनाई दे रहा है? नहीं दिख रहा है? क्लियर करिए. नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं दिख रहा. तो इसको जरा बंद करिए. दोबारा रजिस्टर कर दो. क्लैरिटी ठीक है? बिल्कुल. बोलो. ठीक है. बिल्कुल. चलिए, एवरीबॉडी फील कंफर्टेबल. चलिए, गोइंग टू स्टार्ट. आगे बच्चे. अच्छा, चलिए, नो प्रॉब्लम. टाइम पे स्टार्ट कर देते हैं. तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट क्लास में, यानी लेक्चर 5th में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल, किसका? रेसिस्टर का. ये हम लोगों ने देखा था, डायग्राम देखा था, करंट की फ्लो देखा था, और एक कंसेप्ट देखा था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि रूट चेंज होते हैं तो करंट, यानी रूट चेंज होते हैं या डायरेक्शन चेंज होते हैं या रूट चेंज होते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज होता है. सीरीज में हमने ये बताया था आप लोगों को बच्चों कि सीरीज में कनेक्टिविटी एक एंड से दूसरे के स्टार्टिंग से होती है, एक लाइन में होती है, इसलिए करंट का रूट चेंज नहीं होता. लेकिन पैरेलल में रूट चेंज होते हैं तो करंट भी उनकी चेंज होती है, लेकिन आफ्टर ऑल एंड पॉइंट के बाद करंट वही होती है जो स्टार्टिंग पॉइंट से पहले होती है, चाहे पैरेलल कॉम्बिनेशन हो या सीरीज का कॉम्बिनेशन हो. एक चीज तो क्लियर था. आइए, हमारा आज का ऑब्जेक्टिव है आपकी एक्सरसाइज का, जो इलेक्ट्रिसिटी का एक्सरसाइज है उसमें आपको क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा 18 थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली. हम इसमें कवर करेंगे आपको पूरे, मैंने लिखा है 13 लेकिन 18 तक कवर करेंगे. सॉरी, 18 तक मैं कवर करूंगा. आज मैं 1st 6th और 7th कवर करूंगा और 9th 10th 11th 13 कल. ये पूछो कि आपने ग्रुपिंग क्यों किया है बेटा? एक के बाद 2 3 जो क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है हीटिंग इफेक्ट का. हीटिंग इफेक्ट इन करंट से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है. अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं. ये जो हमने किया है ये किससे रिलेटेड है? रेसिस्टर रेसिस्टेंस है या सर्किट से रिलेटेड है, सीरीज से रिलेटेड है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेसिस्टर से रिलेटेड है, इसलिए हमने इसको जम करके चूज किया. आज कवर करेंगे 3, कल करेंगे रेसिस्टेंस से रिलेटेड, सीरीज से रिलेटेड, उसके बाद हीटिंग इफेक्ट पढ़ाऊंगा, उसके बाद हीटिंग वाला क्वेश्चन करूंगा. ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी. आइए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन फॉर बुक को अपने पास, बेटा बुक नहीं है, बुक को अरेंज कर लीजिए, बुक अपने पास रखिए. बुक का क्वेश्चन फर्स्ट. एवरीबॉडी गॉट बुक? बुक आप लोगों के पास है? चलिए, नहीं भी होगी तो मैं पढ़ दूंगा, क्वेश्चन को पढ़ूंगा आराम से. 3 ही क्वेश्चन मैंने लिया, 3 क्वेश्चन को पूरा मैं आज बेटा खोल के रख दूंगा, और जो प्रैक्टिकल आज मैं कराऊंगा उस पे पूरी कंसेप्ट, थ्योरी के कंसेप्ट को कोरिलेट करूंगा, इंटरलिंक करूंगा, फिर आपकी थ्योरी और मजबूत हो जाएगी ऑन द बिहाफ ऑफ दिस प्रैक्टिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. आइए लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन फर्स्ट से ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेसिस्टेंस आर, कैपिटल आर है, इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स. जैसे मैं कहूं कि एक वायर का एक पीस है, ठीक है, एक वायर का एक पीस है, इसको 5 पार्ट में कट करूंगा तो कितने पार्ट बनेंगे? 5. जो भी इसकी लेंथ रही हो, जैसे मैंने कहा एल की बात करूं तो अगर 5 पार्ट्स में करूंगा तो एक पार्ट कितना आएगा? L/5. दूसरा भी L/5, इक्वल की बात कर रहा है, इक्वली पार्ट्स है ना, तो 1 L/. उसी तरह से मैं कहूंगा कि एक वायर है, उसका रेसिस्टेंस, अगर ये पीस ऑफ वायर रेसिस्टेंस R, एक वायर है, इसका रेसिस्टेंस R है, इसको 5 टुकड़े में काटेंगे तो इस वायर का रेसिस्टेंस भी 5 पार्ट में बटेगा. इट्स एम्पल क्लियर, वेरी क्लियर. तो एक पार्ट कितना होगा? R/5. रेसिस्टेंस R है तो R/5. आगे क्वेश्चन कहता है दिस पार्ट्स आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल.
फिर से 5 टुकड़े में करूंगा और एक एक टुकड़े को हम किसमें कॉम्बिनेशन करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे एक एक टुकड़े को, किसका, रेसिस्टेंस का। तो हाँ 5 टुकड़े में करेंगे और कनेक्ट करेंगे पैरेलल में। इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ आर डैश, इक्विवेलेंट वर्ड मैंने लास्ट लेक्चर 5th में बताया था कि इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि अगर कई रेसिस्टर को एक साथ जोड़ते हैं तो उनकी जगह पे सबके क्षमता के बराबर क्या एक रेसिस्टर को रिप्लेस कर सकते हैं। हाँ अभी फिर देखेंगे और देखे थे। तो आर डैश होगा, देन रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश बताइए। यानी कि अगर ये टुकड़ा से पहले जरा आइए इसका डायग्राम खींचते हैं। मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, अब इसको मैं मिटा दूं, चलिए बहुत ध्यान समझिए और एंजॉय, निश्चित रूप से आप एंजॉय करेंगे। मैंने कहा बेटा एक कंडक्टर है, बड़ा सा बनाया, बच्चों को साफ साफ दिखे, ठीक है। इस पूरे का ये आर रेसिस्टेंस है, ठीक है, क्लैरिटी है, क्लैरिटी है, दिख रहा है। चलिए ओके, इन क्वेश्चन ने कहा कि इसको 5 पीस में बनाओ, तो 5 पीस मान लो 1 2 3 4 एंड 5। बेटा ये थोड़ा सा इसको छोटा कर दो, इक्वल है, ध्यान रखना ये इक्वल है, ये सारे पार्ट्स इक्वल है, ठीक है। बड़ा छोटा इस गैप से मत देखना, सारे पार्ट्स इक्वल है। मैं पूछूं कि ये पूरा आर है, ये पूरा आर है, ये एल भी हो सकता है, तो एक पार्ट क्या होगा L/5। वैसे अगर इस कंडक्टर का पूरा कंडक्टर का रेसिस्टेंस आर है तो 5 टुकड़े करूंगा तो बेटा ये वाला टुकड़े कितने के बराबर हो जाएगा, R/5 के, 5 में से 1, यानी कि टोटल आर है तो 5वां हिस्सा किसका, आर का। दूसरे को मैं अगर कहूं तो इनकी क्या सिचुएशन होगी, सेम सिचुएशन होगी R/5। तीसरे की बात मैं करूं ये भी हो जाएंगे R/5। चौथे की बात करूं टुकड़े की पीस की ये, और 5th की बात करूं R/5। यहां तक मेरे किसी बच्चे को दिक्कत हो तो मुझे रोक सकते हो। आगे बढ़ो। अच्छा, तो क्वेश्चन ने कहा है कि 5 टुकड़ा, मैंने 5 टुकड़ा कर लिया, अब इन टुकड़ों का करें क्या। तो क्वेश्चन ने अगले स्टेप में कहा है कि भाई इन टुकड़ों को पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल में जोड़ना। कनेक्शन कैसे देना, सीरीज में नहीं, पैरेलल में। तो इन टुकड़ों को मैं अब अलग अलग निकालूंगा, इस टुकड़े को अलग निकाल करके जोड़ूंगा, इस टुकड़े को अलग निकाल के जोड़ूंगा, इस टुकड़े को अलग, इस टुकड़े किसका, रेसिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो मैं 5 टुकड़े यानी कि R/5 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 एंड R/5 मैं अलग अब निकाल रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन करने हैं, तो मैं क्यों ऐसा करूंगा जो पैरेलल नहीं होगा। चलिए मैं भी पैरेलल करता हूं बेटा, सिंपल सी बात है। देखो अब तो मुझे बनाना पड़ेगा यहाँ पे ये सर्किट तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक। बात हो गई, ये है आपके पास। अब हमें सर्किट में किसमें जोड़ेंगे, पैरेलल सर्किट से ही तो जोड़ेंगे। चलिए तो मैं पहले सर्किट बनाया मैंने, ये आ गया। अब इसको किनको, यहाँ पे एमीटर की बात करो, और प्रॉपर मैं सर्किट नहीं बनाऊंगा, सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, ठीक है। एग्जाम में कैसे लिखोगे, टाइम है तो बेटा ये पूरा प्रेजेंटेशन का पार्ट दे देना, नहीं टाइम हो तो ये वर्किंग नोट में कर लेना। मेरा रिक्वेस्ट है नंबर एग्जामिनर से छीनने हैं तो पूरा आपका प्रेजेंटेशन का पार्ट रहेगा, आपके पास टाइम रहेगा। स्टूडेंट्स को 10th क्लास में बहुत टाइम होती है, डिपेंड अपॉन योर प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। तो 5 हमें जोड़ना है, इसको और इधर कर लूं मैं, यस। इन 5 को, चलो इस टुकड़े को लेते हैं, किसमें जोड़ेंगे, ऐसे। दूसरे टुकड़े को मैं लेता हूं, कैसे जोड़ूंगा, ऐसे। ये रेसिस्टर है ना बेटा, रेसिस्टेंस, तो इसी तरह सिंबल है ना, तो समझाने के लिए मैंने बताया। तीसरे को चाहो तो ऐसे ब्लॉक भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जगह ज्यादा घेरेगा। चाहो तो ऐसे ब्लॉक के रूप में भी जोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चूंकि रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस का सिंबल तो, रेसिस्टर का सिंबल तो ऐसे ही होता है। 2 को आपने जोड़ा, फिर क्या करना है, 3 को लेना है हमें, तीसरे के लिए भी जगह चाहिए, फिर एक और लेना है 4th के लिए, और देन एक और लेना है 5th के लिए। पैरेलल का कैरेक्टर क्या है कि सारे के सारे उत्पन्न होंगे, सारे के सारे स्टार्ट होंगे एक ही पॉइंट से, और सभी फिर जाके मिल जाएंगे दूसरे एंड पर एक ही पॉइंट पे। ये पहचान का तरीका है किसका, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो सबको हम एक जगह मिला दें, ये लो ये लो ये लो, और इनको थोड़ा सा और ऐसे करके ये, और इनको थोड़ा सा और फिल्टर करके ये, ठीक है बेटा। अब आइए, अब मैं आपका सर्किट को यहाँ पे
पूरा किया। करंट का फ्लो ऐसा है, करंट को हमें बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। और मैंने कहा बेटा कि पैरेलल का एक तो पहचान है कि सारे एक जगह से रेज करेंगे और सभी दूसरे एंड पे एक साथ मिल जाएंगे। और दूसरा जो मैंने टेक्निकल चीज बताई थी करंट के बारे में, देखो यहाँ पे करंट आई है, यहाँ पे करंट आई है, तो अगर रास्ता न बदलता तो करंट भी सेम रहती। यहाँ पे देखो रास्ता यहाँ आकर के 3 टुकड़े 5 टुकड़े हो गए, 1 2 3 4 5, तो रास्ता बदला, रास्ता बदला, करंट भी सबसे बदलेगी। लेकिन फिर यहाँ पे आएगी, ये वाली यहाँ पे आएगी, जो भी आएगी, लेकिन यहाँ आकर के फिर इसके बराबरी हो जाएगी। ये सर्किट बनाने का तरीका भी है, समझ लीजिए, यहाँ फिर वही आ जाएगी। बात समझ आया? सॉरी, ये बात हुई। तो मैंने कहा कि 5 पार्ट है, पांचों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने जोड़ा है। हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन ने कहा है कि इफ द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज आर डैश, एक रेसिस्टर का तो पूरा आर है, और जो इन सबको, तो बेटा इस सब में कितने कितने हो गए, मैंने एक एक टुकड़े को जोड़ा है ना, तो मैं पूछूं कि ये वाला कितना है, R/5। देखो ये टुकड़े को मैंने यहां जोड़ा था, ये 5 है, ध्यान रखिएगा। दूसरे को मैं यहाँ पे जोड़ा तो यही R/5, तीसरा भी यहाँ पे क्या होगा बेटा R/5, और चौथा भी यहाँ क्या हो जाएगा R/5, और पांचवा भी R/5। इन्हीं को टुकड़े को मैंने यहाँ आकर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया। यही है ना क्वेश्चन। अच्छा, अब कहा कि मुझे ये बताओ कि सभी रेसिस्टर को उठा के फेंक दूं, इतने बड़े मेरे पास जंजाल नहीं है, दिमाग नहीं है, एक बताओ, एक रेसिस्टर ऐसा बताओ जिसका रेसिस्टेंस इन सभी के रेसिस्टेंस के बराबर आ जाए। और मैंने लास्ट लेक्चर 5th में बताया था बेटा कि हाँ पॉसिबल है, सीरीज में भी कई जुड़े हैं, सबको हटा के एक रिप्लेस कर सकते हैं, और पैरेलल में भी सबको हटा के एक के बराबर रिप्लेस कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ सीरीज, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे पैरेलल है, तो हमें क्वेश्चन ने कहा है कि ये बताइए, पहले वाला तो आर है, पहले वाला ओल्ड, ओल्ड मैं कहूं ऐसे ये समझने के लिए, और न्यू है आर डैश, यानी कि पहले वाला एक था आर, और इनको पैरेलल में जोड़ दिए तो सबके बराबर का एक कितना का, सबके बराबर का एक ऐसा रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस सबके बराबर हो जाए। तो मैंने कहा कि नया मिला करके हाँ आर डैश ले लेंगे। तो क्वेश्चन ने कहा है कि आर बाई आर डैश की रेशियो बताओ, यानी कि ओल्ड रेसिस्टेंस जो ऐसे था और उन्हीं को मैं पैरेलल में जोड़ दिया तोड़ तोड़ के सबको, तो उनका रेसिस्टेंस जो आया उनका रेशियो बताओ, यही कहने का मतलब है। तो ओल्ड न्यू मैंने समझाने के लिए कहा था, ठीक है बेटा। चलिए अब रेशियो निकालना है। एक्चुअली में क्वेश्चन ने कहा है कि रेशियो बताओ आर अपॉन आर डैश, तो आर तो आर ही है, आर डैश निकाले, आर डैश कौन सा पी, तो पी पैरेलल, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया है कि पैरेलल नहीं आर डैश, समझो इसको फिर से, आर पी है ये, अगर डैश ना पूछा होता तो पी लिखते पैरेलल, लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आर डैश समझो, तो हमने जो क्वेश्चन ने किया है उसी की बात कह डाली। और आपको मैंने बताया था बेटा कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सीरीज के लिए क्या होता है, आर एस के लिए R1 R2 R3 R4 प्लस R5, अगर यही रहता तो, और रहते तो Rn तक चलता। और पैरेलल की बताया था कि Rp इक्वल टू 1/R1, तो मैं पैरेलल की बात कर रहा हूं, उसको लिख ही दूं। तो हमें पैरेलल निकालना है क्या, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस सबके बराबर एक, तो 1/Rp लिख सकता था, लेकिन क्वेश्चन है R डैश कह दिया है, तो मैं भी R डैश लिख दूंगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। तो इक्वल टू 1/R1, यही होता है ना, 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, 1/R4 प्लस 1/R5, 5 ही है ना, 5। अच्छा, यहाँ पे लड़के अक्सर इस क्वेश्चन में गलती करते हैं, यहां तक तो सही कर ले जाएंगे, इसके बाद गलती कर देंगे। देखो बेटा 1/R1 है ना, 1/R1, R1 वैसे कितना है, इसको मैं मान लू R1, इसको मैं मानता हूं, चलो ये R1 मान लिया, तो एक R2, ये R3, ये क्या हो गया R4, और ये R5। R1 कितना है R/5, R2 कितना है, उतने हैं। तो मैं कहूं कि जो R1 है 1 तो पहले से है, R1 की जगह पे क्या लिखूंगा R/5, तो मैंने लिखा R/5। अब देखो ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर है, एज ए होल डिनोमिनेटर है,
लेकिन इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, यहाँ गलती बच्चे कर देते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में बना लो। कुछ लड़कों को प्रैक्टिस है तो नीचे वाला ऊपर कर देते हैं, एकदम सही। जिन बच्चों को दिक्कत आती है इसमें जरा समझ ले, मैंने कहा कि इसको भी 1/1 कर दूं और पूरा ये तो r/5 है, 1/1 का कोई फर्क नहीं पड़ा। नीचे वाला इसके साथ, यानी बाहर का बाहर समझौता और अंदर का अंदर से समझौता, यानी बाहर से बाहर समझौता मतलब 1 × 5 और अंदर का अंदर 1 × r, यानी कि 5/r हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं क्या कर सकता हूं, एक बार वैल्यू पुट करूंगा उसके बाद सीधे ऐसे ही करने लगूंगा। अच्छा, तो 1/r' इक्वल टू 1/r/5, सारे के सारे इक्वल है इसलिए मैंने लिखा, और प्लस इसकी जगह पे r2 की जगह पे फिर r/5, और बेटा फिर इसके भी जगह पे 1/r/5 ही लिखेंगे, और इसके भी जगह पे 1r/5 लिखेंगे, और इनके भी जगह पे r/5 लिखेंगे। इनका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ये आएंगे 5/r। तो मैं लिख सकता हूं सीधे सीधे कैसे कि 1/r' इक्वल टू 5/r, ये 5/r, 5/r प्लस 5/r, 5/r। ठीक है, कहां से आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नाउ ये किसका है, 1/r'। ठीक है, r' क्या है, पैरेलल का इक्विवेलेंट, पैरेलल सीरीज का। बेटा इसमें r कॉमन ले लूं, ये r में कॉमन ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। 5/r, 5/r किया, इसमें r कॉमन ले लूं या क्या ले लूं, 5 कॉमन लेंगे, है ना। तो 1 बेटा ये दिख रहा है, ये सबको दिख रहा है ये। चलिए, तो 1/r' इक्वल टू मैं 5 को कॉमन लेता हूं। ठीक है बेटा, या ऐसे कर लेते हैं ना, जैसे बच्चे सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स वैसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, इसको छोड़ो, इसको मैं एलसीएम ले लूं। ठीक है बेटा, सारे के सारे बराबर डिनोमिनेटर r हो जाएगा, r से r कैंसिल, 1 से ऊपर तो ये 5 आ जाएगा, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, ये बट ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा। अब थोड़ा सा मैं इधर आता हूं, ठीक, जगह नहीं है मेरे पास, चलो एकदम बच्चों की तरह सीखना है। मैंने कहा तो क्या आया बेटा, 5, 5, 10, 15, 20, 25। तो क्या 25, 1/r' इक्वल टू 25 और डिवाइडेड बाई ये r आ गया, ये r आ गया। यहां पे थोड़ा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने r/r' पूछा है, तो r' तो इधर है और इधर है, इसको दो तरह से 3-4 तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा। इक्वल है ना, तो ये आपस में, अगर ये r/r' में कर दूं, इसको ऊपर कर दूं और इसको नीचे कर दूं, तो ये ऊपर हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर है, ये भी, ये ऊपर और ये आंसर आ गया 25 ओम, है ना। क्या आ गया, दूसरा ओम। दूसरा मेथड देखिए, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दे। जिन बच्चों को इसमें दिक्कत है उनको ऐसे देखिए, ये क्रॉस मल्टीपल कैसे करते हैं बेटा, ऐसे क्रॉस, तो हमें r × 1 × r आ जाएगा और r' × 25 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, r/r, तो इस r को डिवाइड कर देंगे, 1 × r ही बचेगा, r/r'। ये 1 को कहां ले जाएंगे, इसको इधर किए तो इसको नीचे, 25/1, देखो वही आंसर आ गया, यानी कि r/r' कितना है, 25 ओम आया। यूनिट भूल जाएंगे मार्क्स कट जाएंगे, गारंटेड, यूनिट भूल जाएंगे मार्क्स कट जाएंगे, करेक्ट। इसलिए यूनिट पे केयर करना है। और बेटा अभी आगे क्वेश्चन एक आएगा, मैं पहले बता देता हूं, यूनिट वही आप कन्वर्ट कर, यूनिट अगर, यूनिट हमें वही चाहिए जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके, यूनिट जिस यूनिट पे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था। जैसे मैं रेसिस्टिविटी की बात करूं तो रेसिस्टिविटी में ओम मीटर है ना, तो मीटर है ना उसका, साइंटिस्ट ने मीटर पे उसको किया था। अगर मिलीमीटर क्वेश्चन में दे देगा तो आपको यू हैव टू कन्वर्ट इन मीटर, चाहे जो दे मिली सेंटी, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उस यूनिट पे जिस यूनिट को बेस मान के साइंटिस्ट ने अपना रिसर्च किया। बात आ गई, चले। तो बेटा एक तो ऐसे है, तो जैसे चाहो कर लो, आंसर यही आने हैं, ठीक है, बात समझ में आई। तो कुल मिलाकर के ये बनी आपका आंसर, क्या बना, ये r/r' की रेशियो है 25 ओम, ये हो गया सॉल्यूशन, करेक्ट। देखो कितना मजेदार है, कितना आसान है। क्या किया मैंने, एक वायर का 5 टुकड़े किया, एक रेसिस्टेंस को 5 टुकड़े किया, और एक एक टुकड़े को मैंने किसमें जोड़ा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो डेफिनेटली जो पहले r था
वो बदल के आएगा, है ना, आएगा बदल के। वैसे नहीं जोड़ोगे तब तो सीरीज की तरह हो जाएंगे, करेक्ट। ये कहने का मतलब है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, यही प्रेजेंटेशन है ना। तो क्वेश्चन लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ने पूछा है देन रेशियो ऑफ आर अपॉन आर डैश, तो लिखेंगे यहां भी लिख दोगे चलेगा, थोड़ा बढ़िया से लिख दोगे तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे देंगे, एक रेशियो ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर डैश इक्वल टू 25 ओम। बस जो मैंने किया तो वो भी ठीक है, डोंट वरी, है ना। ये आपका सॉल्यूशन है। आते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए बेटा कि 3 क्वेश्चन को डिटेल, हाँ जो ये आंसर निकला बेटा वो क्या निकला कि जो पहले पोजीशन थी 5 टुकड़े तक उसमें, और 5 टुकड़े को अलग अलग पैरेलल में जोड़ दिया, उन दोनों में रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर आप लेके आ जाइए 6th पे। 2nd, 3rd, 4th, 5th को हटाया मैंने, वो हीट पे डिपेंड है, तो हीट को ऐसे तो इजी है लेकिन हीट को मैंने पढ़ाया नहीं तो मजा नहीं आएगा एक्सप्लेन करने में, करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा 5th भी है बेटा। 5th रेडिकल है, हाउ इज द वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। 2 पॉइंट सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर कैसे यूज करते हैं, ये बताने के लिए भी रह गया है क्या, नहीं ना, ये कर लेंगे इसको। हाँ कल के लिए होमवर्क आप इसका आंसर लिख करके लाएंगे, कहीं से चीटिंग मत करना, राइट डाउन इन योर लैंग्वेज, करेक्ट। चलिए अब 6th पे आते हैं। 6th भी बहुत मजेदार है, इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है और बड़े टेक्निकल। ये क्वेश्चन बेटा आता है एनटीएस में भी आता है और आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आता है, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। क्वेश्चन से ये कॉपर वायर हैज डायमीटर 0.5 mm। चलिए एक कॉपर वायर को बनाते हैं, उनकी रेसिस्टिविटी है 1.6 × 10⁸ ओम। बेटा रेसिस्टिविटी का भी यूनिट वही है जो रेसिस्टेंस का है। रेसिस्टिविटी में बेसिकली बहुत फर्क नहीं है, एक है उसका नेचर और एक है मटेरियल का नेचर, करेक्ट। बात दोनों काम वही करते हैं, अपोज की बात करते हैं, ठीक ना। चलिए अच्छा, और एक चीज देखना आपके एनसीईआरटी की बुक में बेटा एक चार्ट बना है रेसिस्टिविटी को, कि किसका रेसिस्टिविटी, एलॉय का रेसिस्टिविटी कितनी होती है, मेटल का कितना होती है, नॉन कंडक्टर का, कंडक्टर का। तो देखेंगे कि जो कंडक्टर है उनकी रेसिस्टिविटी कम होती है, यानी कि प्रतिरोध विरोध करने की क्षमता कम होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है। एलॉय में उससे भी कम ज्यादा, और नॉन कंडक्टर में यानी इंसुलेटर में सबसे ज्यादा आप देखेंगे, तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आइए, चूंकि इसका नाम आ गया है इसलिए मुझे याद आ गया है। तो एक कॉपर का वायर लूम है जिसका डायमीटर है 0.5 mm, ध्यान देना mm। क्या ओम्स लॉ में क्रॉस सेक्शनल एरिया को मैंने जो बताया था ए, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होती है बेटा, कि क्वेश्चन 6 सॉल्यूशन, मैंने कहा कि एक कंडक्टर है, ठीक है बेटा, ये कंडक्टर है, इसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगी, जैसे ये है ना, ये वायर है, इसको काट दोगे, इससे मान लीजिए कि बड़ा वायर तक काट दिया, तो ये है क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये ए रही होगी, ए मतलब एरिया मान लिया मैंने ए, ठीक है। और क्वेश्चन ने ये कहा आपसे कि कॉपर का वायर है जिसका डायमीटर क्या है बेटा, इसका पूरा का पूरा डायमीटर मतलब बोलूं तो ये डी, क्या बोले डी, ये डायमीटर है ना। ये अगर इस सर्किल टाइप का है ना तो ये पूरा का पूरा डायमीटर, और इसको मैं हाफ कर दूं तो क्या हो जाएगा रेडियस, और पूरा कर दूं तो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा डायमीटर। इसका मतलब कि डायमीटर का हाफ कर दूं तो रेडियस, या जरूरत पड़े डायमीटर का तो रेडियस में 2 से गुणा कर दो तो डायमीटर, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा, क्वेश्चन ने कहा कि भाई इसका डायमीटर कितना है 0.5 mm है, तो मैं लिखता हूं क्वेश्चन में कभी भी बेटा, मैंने कहा था सॉल्यूशन करोगे, ये सॉल्यूशन मैंने लिखा है, तो सॉल्यूशन में जो गिवन है उसको एक जगह लिखना बहुत जरूरी है। सारे डेटा आपके सामने एट ए ग्लांस होंगे तो क्वेश्चन में एक आइडिया मिलेगी कैसे मूव करना हमको, ठीक है। तो गिवन क्या है, डायमीटर d इक्वल टू 0.5 mm, ये डायमीटर है, करेक्ट। देखेंगे इसका क्या करना है, ठीक है। अच्छा ये डायमीटर गिवन है आपको, और क्या क्या गिवन है, रेसिस्टिविटी आपको दी गई है, और बेटा रेसिस्टिविटी का वैल्यू मैग्नीट्यूड रटना नहीं है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में जो कंडक्टर देगा उसकी रेसिस्टिविटी अलग, ये डिपेंड करती है मटेरियल टू मटेरियल, कंडक्टर टू कंडक्टर, इसलिए क्वेश्चन में रेसिस्टिविटी गिवन रहेगा, करेक्ट। चलिए तो रेसिस्टिविटी क्या है,
1.6 इंटू 10 टू द पावर 8। हाँ, रेसिस्टिविटी निकालने के लिए अगर पूछ लिया तब तो फार्मूला है उस पर निकाल लोगे, लेकिन बाकी चीज दिया है, रेसिस्टिविटी भी दिया रहेगा तो दिया रहेगा, निकालने के लिए कहेगा तो निकाल भी सकते हो, एल और ए पता रहना चाहिए, अभी देखेंगे। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर 8 ओम। तो रेसिस्टिविटी को ऐसे डिनोट करते हैं, मैं ए मिटा दिया, जितना अच्छा से बना लीजिए, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -8 ओम, यही था ना, इतना आपका ओम। और मीटर, ओम मीटर यूनिट है, ओम मीटर। ठीक है, रेसिस्टिविटी का ओम मीटर और रेसिस्टेंस का ओम। करेक्ट, ओम मीटर क्यों, अभी डिराइव करूंगा, इसलिए मैंने 3 क्वेश्चन लिया, बिल्कुल चिथड़े चिथड़े इनके पोस्टमार्टम कर देंगे, बच्चों को समझ में आ जाएगा। आइए, रेसिस्टिविटी दिया है, और भी कुछ दिया क्वेश्चन में, और भी कुछ क्वेश्चन में दिया है नहीं। हाँ, एक और दिया है कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक दिस रेसिस्टेंट 10 ओम। अच्छा, व्हाट विल बी द लेंथ, अच्छा आर दिया है 10 ओम, मतलब कि एक ये आपका वायर है, इस वायर का डायमीटर इतना है, रेसिस्टिविटी इतनी है, और 10 ओम के लिए 10 ओम का रेसिस्टेंस इसमें क्रिएट करने के लिए इस वायर की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो एल पूछा है। फिर से क्वेश्चन बहुत ही क्लियर किया है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ, सॉरी, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द वायर टू मेक रेसिस्टेंस। एक वायर का कितना बड़ा लेंथ ले, ये कंप्लीट नहीं है, ये तो हमने एग्जांपल लिया, इसको कितना लंबा ले लें कि उसमें 10 ओम का रेसिस्टेंस हो। ठीक है, तो रेसिस्टेंस बढ़ता है ना बेटा, मैंने कहा था ना कि जितना लंबा वायर उतने इलेक्ट्रॉन को एक कार्नर से दूसरे कार्नर तक जाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, एनर्जी लूज करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। तो कितना बड़ा वायर को कर दें कि 10 ओम का रेसिस्टेंस हमें मिल जाए, तो लेंथ ऑफ वायर पूछा है। करेक्ट, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में क्वेश्चन ने कहा है कि हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। अगर डायमीटर, ये वायर है, इस वायर को और बड़ा कर दूं, अभी करेंगे, इस वायर को और मोटा कर दे, मतलब कि इस वायर को और मोटा ले लेते हैं, ये लो और मोटा ले लेते हैं, और मोटा इस वायर को ले लेते हैं, तो बताइए, ये पतला था और इतना मैंने मोटा वायर ले लिया, डबल किसका, अगर इसका डायमीटर डी था ना बेटा, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 2d, इतना मोटा मैंने इसका जस्ट दुगुना मोटा ले लिया, तो आप मुझे बताओ कि रेसिस्टेंस कितना होगा, स्वाभाविक बदलेगा। अच्छा, अब इस पे अभी ध्यान मत दीजिए, इस पे ध्यान दीजिए, तो मैंने समझाया, आपके पास डी दिया है, ये दिया है, निकालना क्या है बेटा, लेंथ। तो ये बताओ, आप रटोगे ना, कौन सा फार्मूला लगाए, V = IR लगा दे कि कौन सा रेसिस्टिविटी के जब नाम आ गया तो रेसिस्टिविटी की फार्मूला को लिख लेंगे। रेसिस्टिविटी किस फार्मूला में होती है, किस फार्मूला में होते हैं, जनरली जो बेसिक फार्मूला है बेटा, R इक्वल टू रो इंटू L/A। हाँ, यहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहीं कहीं बुक में ऐसे लिखा है और L ऊपर ऐसे, तो बेटा ये मल्टीपल में है, और मल्टीपल वाला हमेशा ऊपर के बराबर ऊपर में रहता है, तो ऐसे इसको कर दोगे ऊपर का साफ साफ ऐसे, तो कोई गुनाह नहीं हुआ, कंफ्यूजन दूर हो गई। आइए, तो बेसिक फार्मूला तो ये है, अब इसको लोग कहते हैं कि रो का फार्मूला ये, ए निकालना हुआ तो ये देखो बेटा, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो R इक्वल टू ये हुआ, मैं L इक्वल टू भी तो निकाल सकता हूं, मैं रो इक्वल टू भी तो निकाल सकता हूं, मैं A इक्वल टू भी तो टीचर रटवाते हैं, रो इक्वल टू ये, L इक्वल टू ये, A इक्वल टू A और R इक्वल टू ये, रटना नहीं है, इसी से सारे निकल जाएंगे। इसको निकालना है, अगर हमें क्या चाहिए बेटा, लेंथ, तो लेंथ हमें इसी में मिल जाएगा, तो हमें दाएं बाएं करने की बहुत जरूरत नहीं है, दाएं बाएं करने की बहुत जरूरत नहीं है। तो ये किसका है, जब ये R है, ठीक है, जब ये R है, और जब इसका डबल कर देंगे ये R है, तो उसके लिए है। हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें वो यूनिट चाहिए जिस यूनिट पे ये फार्मूला आया। क्या क्या इस फार्मूले में है, जरा देखिए, इस फार्मूले में क्या है बेटा, A। अगर मैं कहूं, फार्मूला ही बताएगा कि कैलकुलेशन आपको क्या चाहिए, R इक्वल टू रो, तो रो आपको दिया है, क्या दिया है, रेसिस्टिविटी दिया है ना, यानी कि R भी दिया आपको, 10 दिया है, 10 ओम दिया है। और एक चीज और बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हर जगह यूनिट लिखना है क्या, या ओम लिखे, नहीं, छोड़ दीजिए, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा
वो किस चीज का यूनिट होगा उसमें वो लिखना जरूरी है। इस बीच के कैलकुलेशन में सबकी यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा रेसिस्टिविटी दी है रो 1 इंटू सी 1.6 इंटू 10⁸ मीटर लिखूं और मीटर लिखूं कि ना लिखूं, कोई बात नहीं, नहीं लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, और लिख भी देंगे तो क्या होगा अभी देख आपको बताएंगे। चलिए ये हो गया। और एल तो आपको फाइंड करना है, और ए है तो ए की जगह पे क्या बेटा, ये एरिया होती है ना पाई आर स्क्वायर, तो मैं ए की जगह पे लिखूंगा पाई और ए आर स्क्वायर। ये एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, 10 इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸। देखो ओरिजिनल फार्मूले पे ही मैं निकाल लूंगा एल इक्वल टू कुछ नहीं होता, एल इक्वल टू इसी से निकलना है, तो दिमाग नहीं लगाना है, एल तो हम ऐसे निकाल लेंगे, ये वो नहीं करना है। एल अपान पाई का होता है 3.14 और आर आर आर, यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्लाइमेक्स था। आर हमें चाहिए, रेडियस चाहिए ना बेटा, तो रेडियस चाहिए, कैसे निकलेगा, आपको डी दिया है तो डी दिया है तो डी का हाफ कर दें, रेडियस हो जाएगा, करेक्ट। डायमीटर का, ये डायमीटर है ना, ये पूरा का पूरा अगर कुछ होगा तो इसका जो ये है आपका रेडियस, या इधर से भी निकाल लोगे, ठीक है ना, तो पूरे का आधा, तो डी अपान 2, तो बेटा डी कितना, ऐसे लिख लो, ऐसे भी होता है आर इक्वल टू डी अपान 2, सीधा सीधा रहेगा, ठीक है। तो आर कितना है, आर कितना है, आर कितना आपका, सॉरी डी कितना है 0.5 एम और डिवाइडेड बाई 2, ये आर होगा। एम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मीटर में, क्योंकि ओम मीटर है रेसिस्टिविटी, ये मीटर पे फार्मूला को डिजाइन किया गया था, एक्सपेरिमेंट किया गया था। अब पूछो कि 0.5 mm का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बेटा 10⁻³ से मल्टीपल करना होता है। किसमें मल्टीपल करना होता है, इसमें, यानी कि 1 mm में 10⁻³ मीटर, तो 0.5 में इतना। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डेसिमल हटा सकता हूँ। चलो दूसरे स्टेप में करते हैं, बच्चों को थोड़ा और समझाते हैं बढ़िया से, ये है ना, और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, आर इक्वल टू डेसिमल भी हटाओ, तो डेसिमल हटाने के लिए एक पावर माइनस बढ़ा देंगे, यानी कि फ्रेश करना हो तो 10⁻⁴ कर दूं, 2 कर दूं, यानी कि आपका आर आ गया, आपका रेडियस कितनी आ गई 2.5 इंटू 10⁻⁴, करेक्ट। ये हमको यहाँ आर चाहिए, ये आर ये चाहिए, तो ये आर की वैल्यू आ गई और इसका स्क्वायर है, तो मैं लिख देता हूं ब्लैक से, तो कितना हो जाएगा बेटा 2.5 10⁻⁴ और इसका स्क्वायर, करेक्ट। ऐसे क्वेश्चन में घबराओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब एल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये ऊपर का ऊपर है ना, ध्यान से देखिए ऊपर है, और डिनोमिनेटर में बस इतना है, ठीक है। तो एल इक्वल टू ये रहेगा ना, फिर से ऐसे कर लेते हैं, एल अपान दिस है ना, या एक काम करो, हाँ क्रॉस मल्टीपल कर दें, ऐसे कर दें, तो ये इसमें क्रॉस हो जाएगा और ये ऊपर तो रहेगा ही, तो 10 से करेंगे, 10 इंटू 3.14 इंटू इसका स्क्वायर है ना, कितना 2.5 का, हाँ 2.5 का होल स्क्वायर, तो 2.5 इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर ले लेंगे, आ गया। और यहाँ पे देखो क्या बचा, पूरे में, तो यहाँ पे बचा आपका 1.6 इंटू 10⁻⁸ एल। अब एल की वैल्यू सारे के सारे नीचे आ जाएंगे, करेक्ट। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर रहेंगे और ये नीचे आ जाएगा, तो 10 इंटू 3 बेटा कैलकुलेशन लास्ट में किया जाता है ऐसे, हर स्टेप पे आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इंटू 10⁻⁴ का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁸, ये एल आ जाएगी। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, जो क्या करना है बेटा, आपको सॉल्व कर लेना है, करेक्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कितना आएगा, आप कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लीजिएगा, घर पे कर लीजिएगा, मुझे सॉल्यूशन पता है, इसलिए मैं सीधे इसके सॉल्यूशन पे आके सीधे सॉल्यूशन को लिख देता हूं। ये जो रिजल्ट आएगा आपका बेटा एल इक्वल टू 122.7, और यूनिट क्या लिखूं, मीटर, क्योंकि एल आया ना तो एल मीटर में है। मीटर में क्यों है, क्योंकि मिलीमीटर से मीटर में मैंने कन्वर्ट कर लिया है। तो लेंथ जो एक्सपेरिमेंट किया था ओम्स ने, तो उन्होंने जिन्होंने रेसिस्टिविटी का एक्सपेरिमेंट किया था उसमें उन्होंने लेंथ को मीटर में मेजर किया था, करेक्ट। ये बात आ गई, तो आपके पास आंसर एक आया, अभी आपके पास सिर्फ एक आया, एल इक्वल टू 122.7 मीटर।
करेक्ट। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कहता है इस क्वेश्चन का कि हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज इफ डायमीटर इज डबल। ये डायमीटर कितना था बेटा, इतना था, तो तो लेंथ कितना आया, ये आया। अगर डायमीटर को डबल कर दीजिए तो इसका रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, रेसिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, डायमीटर को डबल। तो कोई बात नहीं, तो सिंपल बात है भाई, जो डायमीटर इतना था ना इसका मैं दोगुना कर दूंगा, तो ये 0.5 mm था डायमीटर ना, तो अब दोगुना कर दूंगा तो कितना हो जाएगा 1 mm, और 1 mm को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा, तो ये कौन सा बड़ी बात है। तो एक स्टेप का फिर गिवन लिखेंगे। चलिए अब हम बात करेंगे इस क्वेश्चन की, थोड़ा मैं इसको इधर कर लूंगा क्योंकि तो फर्स्ट पार्ट ही कवर हुआ। आइए ये चलिए कंडक्टर को बना लेते हैं। अब इसका डायमीटर बड़ा वाला ले लिया मैंने, चलिए लेंथ वही रहेगी, लेंथ वही होगी, और डायमीटर को हमने क्या भैया नहीं बनोगे क्या, ये ठीक है डायमीटर। तो डायमीटर इसका कितना था बेटा, ये इसका डायमीटर कितना था 0.5 mm। अब इसका डायमीटर हो जाएगा दोगुना, तो 0.5 mm का 2, यानी कि एक, सॉरी ये mm है, ध्यान रखिएगा 1 mm। तो इसकी रेडियस कितना हो जाएगी, हाफ। इसकी रेडियस कितना हो जाएगी बेटा, हाफ। मैं पूछूं कि ये d 1 mm है, तो इसका 1 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा, d कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ मीटर, करेक्ट। और इसकी r कितनी हो जाएगी d/2, यानी कि 1 × 10⁻³ करेक्ट। और ये भी मीटर में आएगा, रेडियस भी तो एक लेंथ ही है ना, तो ये मीटर, करेक्ट। यहां तक मेरे किसी बच्चों को दिक्कत हो तो मुझे रोको टोको, 2 मिनट सोच लो। यस बोलिए। हाँ हाँ बेटा बोल। डायमीटर इसमें हमने कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बराबर, वेरी गुड। डायमीटर बेटा 0.5 mm को मैंने दोगुना कर दिया, तो दोगुने पे मैंने किया, ठीक है। चलिए अब इसमें आपको क्या क्या गिवन है, यह भी गिवन था, और आपको रो तो दिया ही है, जो रो इसमें थी वो रो इसमें भी इस्तेमाल होगी, तो कोई इसमें डाउट की संभावना ही नहीं है, ठीक है। चलिए तो अब यहाँ पे एक सोचने की बात है, इसको थोड़ा सा मैं दूसरे तरीके से सोच रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये तो मैंने समझाने के लिए कह दिया, जरा यहाँ पे आ जाइए, इसको मैं मिटाता हूं, इसको मिटाता हूं, ये बात तो क्लियर है ना। तो इसको एक लैंग्वेज के रूप में मैं लिख दूं बेटा, पेन चेंज कर लूं कि नया डी डैश कितना है 2d का, जो ये इसका अगर d था तो नया डायमीटर बढ़ा दिया, दोगुना कर दिया, तो ये 2d हो गया। अब मैं इस भाषा में लिख सकता हूं 2d हो गया। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि d डैश इक्वल टू 2 इंटू क्या, जो पहला वाला मीटर में डायमीटर कन्वर्ट किया था, तो क्या किया था 5 × 10⁻⁴। देखो यहां से मैंने नकल मार लिया, कहां से नकल मार लिया, कहां से नकल मार लिया, यहां से ना, ये -3 था, डेसिमल को हटा दिया तो 10⁴ हो गया, ठीक है। एक तो ये निकाल लिया। अब इसको लंबा नहीं खींचना है, खटाक से यहीं पे करना है, तो d डैश यानी कि ये हमारा d डैश था, ये d डैश वाला था, और ये कितना है पुराने वाले का दोगुना, तो 2d और d का हमने उठा लिया, हमें चाहिए d डैश है, तो इनका r डैश भी तो होगा भाई, इनकी रेडियस r थी, तो इनकी रेडियस अब क्या हो जाएगी, क्योंकि ये d डैश वाले हैं तो इनका रेडियस क्या हो जाएगी r डैश। तो रेडियस कितना होगी 2 × 5, और ऐसा मैंने उसको मिटा के क्यों किया बेटा, इसका रेडियस हाफ होगी ना, ये आराम से कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल उस्मल का लफड़ा नहीं रहेगा, करेक्ट। तो आपको r डैश क्या आया 5 × 10⁻⁴, और यूनिट क्या होगी, रेडियस हो चाहे डायमीटर हो लेंथ हो, है तो लेंथ का यूनिट मीटर। क्यों मीटर, क्योंकि एक्सपेरिमेंट इसमें रेडियस जो एक्सपेरिमेंटल था क्रॉस सेक्शनल एरिया का वो मीटर पे था, मिलीमीटर पे, करेक्ट। तो इतने मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि जो पहला वाला था और ये दूसरा वाला था, तो पहले वाले का r था, r इक्वल टू रो इंटू l/a, और दूसरे वाले का भी यही r इंटू l/a आएगा। फर्क क्या होगा रेडियस में। तो देखते हैं पहले वाले का क्या था बेटा, ये आपने निकाला, और दूसरे वाले में मैं कहूं कि अभी r डैश हो जाएगा ना, r डैश देखो इनका r था रो इंटू l/a, रो तो बदलेगा नहीं क्योंकि मटेरियल दोनों का सेम है,
मटेरियल दोनों का सेम है तो रेसिस्टिविटी दोनों की सेम रहेगी। बदलेगा वो क्या बदलेगा, एल बदलेगा, एल भी एक है ये दोनों की, क्वेश्चन ने कहा एल, तो बदलेगा क्या, बदलेगा क्या, ए, यानी कि आर डैश रो इंटू एल, और एल में क्या पाई आर स्क्वायर, आर डैश रो इंटू, बाद में फिगर भर देंगे डोंट वरी। तो ये एल है ना, पाई तो रहने दीजिए, और आर की जगह पे अब मैं क्या लिख दूं 5, क्योंकि अब आर डैश वाला ना इसका चाहिए मुझे, तो देखो क्या हुआ 5 इंटू 10⁻⁻⁴ का होल स्क्वायर, बस बदलाव हुआ है तो यहाँ और यहाँ पे, क्योंकि डायमीटर दुगुना हुआ है, रेडियस की बढ़ गई इसकी, करेक्ट करेक्ट। अब ये क्या आएगा, सिंप्लीफाई में कर दूं, ये सिंप्लीफाई में कर दूं इसको, हाँ कोई डाउट, चलिए, है ना। डायमीटर कितना था इसके बेटा पहले वाले का, हाँ ठीक है, चलिए, तो अब इस आर डैश को मैं लेता हूं बेटा, तो अब जो मेरा पहले वाला आर था और पुराने वाले में एक रिलेशनशिप बनेगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि हाउ मच डज रेसिस्टेंस चेंज डायमीटर, रेसिस्टेंस पुराने वाले से नए वाले में कितना बदलाव आ जाएगा अगर इसको मोटा बना दिया, डायमीटर दोगुना कर दिया। तो रिलेशनशिप निकाल लीजिए, आर का रिलेशनशिप पता है और आर डैश का आपने निकाला है, तो आर और आर डैश में क्या होगा बेटा, आर का क्या होता है, ये तो समझाने के लिए लिखा मैंने, रो एल अपन ए, और आर डैश का क्या आया, आर डैश का क्या आया, रो एल सेम थी, और ए क्या आया बेटा, ए पाई आर स्क्वायर, तो पाई ही रहेगा, या मैं ए कह दूं, चलिए हाँ पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर मतलब कि आर कितना हुआ, आर की जगह पे इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो 2 जो आर था हमारा अब कितना हो गया 2r, ध्यान से देखिए कितना हो गया 2r, तो आर की जगह पे मैं 2r लिख दूं और स्क्वायर, तो ध्यान से देखिए रो से रो कैंसिल हो गया, और एल देखिए एल एल, और ए को भी लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, कोई बात नहीं, पाई आर स्क्वायर, ए को भी लिख दिया मैंने पाई आर स्क्वायर, और पूरा इसको लिख दिया मैंने कितना एल अपान पाई इंटू स्क्वायर हटाइए तो 4r स्क्वायर, करेक्ट। ये भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ए भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो नीचे बाहर से होता है और अंदर से अंदर, देखिए कैसे कटेगा, तो r अपान r डैश इक्वल टू एल इंटू पाई, और या मैं 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत, इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एल इंटू पाई आर स्क्वायर, एल इंटू पाई आर स्क्वायर। हमने फिगर यहां इसलिए नहीं रखा कि होज पोज हो जाएगा, तो आप देखो बेटा एल से एल कैंसिल हो गया और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर बचा, तो आपके पास रिजल्ट क्या आया, ऊपर तो सिर्फ क्या बचा बेटा 4 और नीचे 1। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लाइमेक्स है, आपके पास आया r अपान r डैश इक्वल टू 4 अपान 1, यही आया ना। अब इनको भूल जाओ फिगर को, मैं एक बार फिर समअप कर दूंगा कि आपको क्या करना है क्या छोड़ना है, समझाने के लिए क्या मैंने, तो r अपान r डैश किया, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है कि आर डैश नए वाले रेसिस्टेंस में क्या बदलाव हो गया, कितने टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन को पढ़िए, आर डैश के बारे में पूछा है कि डायमीटर अगर दोगुना कर देंगे तो उसका नया वाला रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस हो जाएंगे, तो आर डैश निकालेंगे ना, दो मेथड है, क्रॉस मल्टीपल कर दो बेटा, इसको चाहो तो क्रॉस मल्टीपल कर दो, आपको आर डैश निकालना है, तो नीचे दिख रहा हो तो r इंटू 1, r इंटू 1 इक्वल टू r डैश इंटू 4, आपको r डैश चाहिए ना, तो r डैश ये है, r डैश इक्वल टू 4 नीचे आ जाएगा, r बाई 4, r बाई 4, ये नहीं दिख रहा है बेटा, अच्छा चलिए मैं आगे बढ़ा देता हूं, इसको यहां कर देता हूं आगे, ये मेरे पास जगह है, आप यहां पे आ जाइए, चिंता ना करिए, फिर इसको एक समअप करूंगा बढ़िया से। तो हमारे पास आया, यहां रिपीट कर दूं, r अपन r डैश इक्वल टू 4 अपन 1, बेटा क्रॉस मल्टीपल करोगे तो r इंटू 1 हो जाएगा ना, कई तरह से सॉल्यूशन है, इक्वल टू r डैश इंटू 4, करेक्ट। आपको क्या चाहिए r डैश, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा कि डायमीटर को दोगुना कर देंगे तो रेसिस्टेंस में क्या चेंजेस आएंगे, तो कौन से रेसिस्टेंस में चेंजेस आएंगे, ये नए वाले का ना जिसको मोटा कर दिया आपने, तो r डैश निकालना है, r डैश क्या होगा, ये 4 नीचे चला जाएगा r के, r अपन 4। इसको ध्यान से देखो, ये नए वाले में बदलाव आ गया, कितना बदलाव आ गया, ये जो पुराना वाला था ना उसका 1/4 हो गया, अंडरस्टैंड, गॉट इट, गेट माय पॉइंट। जो पुराना वाला आर था उसको मैंने ऐसे लिख दिया, जो पुराना वाला यानी कि जब डायमीटर इतना था
तो उसका जो भी रेसिस्टेंस रहा हो, डायमीटर बढ़ा दिया तो इसके रेसिस्टेंस का 1/4 हो गया, यानी घट गया। अगर मान लो पिछले वाले का R कितना 1 है, तो R डैश कितना आया 1 का 1/4, यानी 1/4 है। नहीं दिख रहा है, ये दिख रहा है। चलिए, तो ये तो आपका ये आया इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या रहा कि न्यू रेसिस्टेंस इज 1/4 ऑफ ओल्ड, 1/4 रह गया पुराने का। इसको क्वांटिटी के रूप में देखूं तो अगर मैं मानूं कि नया रेसिस्टेंस 1 है, ये 1 है, ठीक है, तो 1 का 1/4, ये नया वाला क्या आया, 4 से डिवाइड करो 0.25 ओम, ये ओम रहेगा, ध्यान रखना। यानी कि पुराने का 0.25 ओम लिख दूं, या मैं लिख दूं कि पुराने वाले का 1/4 ओम चेंजेस हो गए। क्या इंटरप्रिटेशन करेंगे, इतने चेंजेस हो गए। या मैं लिखूं कि ओल्ड रेसिस्टेंस का 1/4 टाइम्स, 1/4 गुना नया वाला रह गया, घट गया, घट गया ना। तो अब देखो कैसे घटा, अब फार्मूले पे आ जाओ बेटा, इसको बिल्कुल पोस्टमार्टम करना है। मैंने कहा था ना अपने बेसिक लेक्चर में, ये डिनोमिनेटर में है ए, इसी में आर छुपा हुआ है, तो जितना बड़ा डिनोमिनेटर रहेगा बेटा उतना रिजल्ट छोटा आएगा। तो डायमीटर को आपने ए को बढ़ा दिया तो आर कितना छोटा आ गया पहले वाले से। अगर ये इसका डायमीटर को घटा देंगे तो आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ डायमीटर देखो कितना था, ये घटा हुआ था, तो इसलिए आर इसका बढ़ा हुआ था, 10 ओम था, 10 ओम था। अब कितना हो गया, इतना। थोड़ा सा और मैं डेप्थ में जाऊं बेटा, तो आर डैश कितना हो गया, जो पुराना आपका रेसिस्टेंस कितना था 10 ओम, उसका 1/4 हो गया, तो 1/4 10 का निकाल दीजिए, वही रिजल्ट हो गया। वही क्या हो गया, रिजल्ट हो गया। यानी कि जो पहले 10 ओम था ना, उसका 1/4 रह गया नया वाला, ये ओम। ये इसका व्याख्या है। कोई दिक्कत नहीं। अब कहोगे सर इतना मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने कहा कि बेटा इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से एग्जाम के लिए क्या मिटा दीजिए, यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, और इसको मैं यहां से मिटा देता हूं, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसकी कोई जरूरत बेटा नहीं है। तो डी, इसको चाहो तो बढ़ा लो कि डी डैश इक्वल टू 2, और क्या था आपका, जरा बोलिए फटाफट, जिससे पहले वाला 5 × 10⁻⁴ मीटर, ये इसको रहने दीजिए, ठीक ना। तो ये तो लिखने के लिए बताया, बाकी आपका डेरिवेशन इसी से हो गया, इसी से आपका पूरा का पूरा रिजल्ट आ गया। क्यों, आप चाहो तो इसकी फिगर भी रख दो, इसको भी मिटा सकते हो बेटा, इसको भी आपके आंसर के पार्ट में लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन करने के लिए पूछा है ना, तो ये समझाने के लिए पूछा है। आप चाहो तो आर की वैल्यू यहां से, आर मैंने बोला था ना कि ये 2 × 5 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई, ये 2 कैंसिल हो गया था, ये 5 ये आया था ना। चाहो तो आर की जगह पे ये रख लो, तो मैंने किस लिए नहीं रखा, क्योंकि सारे के सारे आर तो बेटा यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, तो इतनी बड़ी फिगर रख के होज पोज कैलकुलेशन करने की क्या जरूरत है। दिमाग का इस्तेमाल मैंने किया, आप भी दिमाग का इस्तेमाल करिए। फिर से, क्या सर ये फालतू का है, मैंने कहा फालतू तो नहीं है बेटा, लेकिन कुछ कॉमन सेंस इस्तेमाल कर लोगे तो और इफिशियंसी बढ़ जाएगी, टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए मैंने इसकी फिगर को आर में नहीं रखा, यहाँ पे रखा था क्योंकि आर की जरूरत थी, आर कहीं कैंसिल नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ पे देखिए आर आर सब कैंसिल हो गए, तो ये बड़ा लिख करके फिर कैंसिल करने से क्या फायदा, आप मल्टीप्लीकेशन में भी उलझ जाएंगे, करेक्ट। तो इसलिए समझाने के लिए ये 2 है बेटा, ये समझाने के लिए मैंने यहाँ लिखा, और लेकिन आप इसको सॉल्यूशन के पार्ट नहीं बनाएंगे, आपका सॉल्यूशन यहां से आता है और यहाँ पे आके खत्म हो जाता है, यहाँ पे ये आपका सॉल्यूशन है। ये लिखना बहुत जरूरी है। तो पहले वाला का रेसिस्टेंस डायमीटर अगर जितना है, डायमीटर को बढ़ा देंगे, 2 गुना कर देंगे, तो पहले वाले रेसिस्टेंस का 1/4 नया वाला का रेसिस्टेंस रह जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन है बेटा, ठीक है। एक क्वेश्चन आते हैं, अभी टाइम है अपने पास, कितना टाइम हुआ, 8 मिनट बहुत है। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन। मुझे पता है कि आप लोगों को मैंने बताया नहीं था कि ग्राफ पेपर लेकर बैठना है, नहीं बैठे हैं कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन को कराता हूं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए।
देखो बेटा, जो मैंने वी आई रिलेशनशिप में ग्राफ मैंने बताया था, उस ग्राफ को प्रैक्टिकली क्वेश्चन इस्तेमाल करके देखना है, और एग्जाम में आता है, एनटीएस में भी आता है, नेशनल टैलेंट सर्च में आता है, एज वेल एज योर बोर्ड एग्जामिनेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर लेना है। देखो बेटा, मैंने इतने डिटेल में बताया कि क्या छोड़ना है क्या लिखना है, ये भी मैंने बताया कि चाहो तो पूरा लिख लो, उलझना उलझ जाओ, लेकिन थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कर लेंगे बच्चों तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कैलकुलेशन हर स्टेप पे मत करिए, लास्ट में ले जाकर के जहां एंड हो जाए वहां पे करना होता है, क्योंकि बहुत सारी फिगर आपस में कैंसिल आउट हो जाती है, टाइम बच जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7, वैल्यू ऑफ करंट आई फ्लोइंग इन ए गिवन रेसिस्टेंस। एक रेसिस्टर है, रेसिस्टर क्या होता है पता है, उस रेसिस्टर में एक करंट फ्लो करती है, उसकी करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल दी गई है, मतलब कि एक दिया गया एम्पियर 0.5 1 2 3 4 और वोल्टेज दिया गया 1.6 3.4 6.7 10.2 13.2। पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, और यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन आपको मैं दूर करने वाला हूं, जो एग्जाम में बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और सारा क्लाइमेक्स खत्म हो जाएगा। आइए पढ़ेंगे कैसे बेटा, दो तरह से पढ़ सकते हैं। पहला तरीका, 0.5 एम्पियर की करंट मिल रही है तो वोल्टेज मेरा रहा होगा 1.6। रहा होगा क्यों, मैंने कहा था ना कि पहले पापा या मम्मी, तो माना जाता है कि मम्मी आई तो पापा है, तो पहले वोल्टेज रहता है तभी करंट फ्लो होती है, इसलिए पहले नाम किसका लेते हैं, वोल्टेज का। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे पहले करंट दिया है तो फ्यूचर टेंस लगा देंगे कि 0.5 एम्पियर की करंट मुझे मिल रही है तो मेरा वोल्टेज कितना रहा होगा, 1.6 बैटरी दे रही होगी। अगर मेरा करंट 1 है तो वोल्टेज कितना मिल रहा होगा, करंट 1 है 3.4, 2 करंट मिल रही है तो वोल्टेज कितना रहा होगा 6.7। ऐसे पढ़ना है, और इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा उसका एक ग्राफ बनेगा, मैं दूसरे तरीके से पढ़ रहा हूं उसका और एक ग्राफ बनेगा, लेकिन दोनों का आंसर रिप्रेजेंटेशन एक ही होगा। यहां भ्रम दूर करूंगा कि v एक्स एक्सिस पे रहता है या y एक्सिस पे, i एक्स पे रहता है या y पे, या दोनों बात सेम है। चलिए ऐसे पढ़ सकता हूं कि कोई बैटरी 1.6 की वोल्ट दे रही है तो उस सर्किट में 0.5 एम्पियर करंट फ्लो होगा। कोई बैटरी 3.4 की लगी है तो उसमें करंट फ्लो कितना सर्किट में हो रहा है, 1। ऐसे ही पढ़ेंगे इसको, तो इसका ग्राफ बनेगा, तो जिसको मर्जी उसको एक्स एक्सिस पे मानो और जिसको मर्जी वाई एक्सिस पे, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ोगे तो कुछ खास चीज को ही एक्स एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ वो खास चीज नहीं है। कहां से मिलाएं ग्राफ को और एक्स एक्सिस पे किसको ले, ये भ्रम दूर हो गया। इसमें एक्स एक्सिस पे चाहे वोल्टेज को ले लो या करंट को ले लो, आपकी मर्जी। मैं यहाँ पे जो डिराइव किया था v और i का रिलेशनशिप, v इक्वल टू आई आर वाले में, उससे मैं उल्टा लूंगा। उसमें बेटा एक्स एक्सिस पे मैंने i लिया था और y पे लिया था वोल्टेज, यहाँ पे मैं उल्टा करूंगा, i को एक्स वर्टिकल लूंगा और x को हॉरिजॉन्टल लूंगा x पे, ताकि मेरे बच्चों का भ्रम दूर हो जाए कि दोनों बातों में कोई फर्क नहीं पड़ना। करेक्ट, चलिए बस लास्ट में एक ट्विस्टिंग आएगी, वही साल हो जाएगा। ये कंफर्म हो गया, दूर हो गया। आइए, डेटा डेसिमल में दिया है तो ग्राफ पेपर में एग्जैक्ट आएगा, मैं इस पे एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करूंगा सत्य के नजदीक। आइए, तो मैंने कहा ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो पहले तो मैं एक्स एक्सिस, और पहले ही गंदा बन गया, चलिए मैंने कहा बेटा कि पहले ये लो, ठीक, और ये लो, कुछ ऐसे एरो कर देते हैं, कोई बड़ा बन गया, ऐसे एरो। अब क्वेश्चन उठता है कि कितना बड़ा ग्राफ बनाओगे, ग्राफ पेपर तो इतना ही छोटा होता है ना, तो अगर बड़ी फिगर है जैसे वोल्टेज बहुत बड़ा है 20, तो आपके पेपर में आएगा नहीं, तो हम यहाँ पे लीजेंड बनाएंगे कि मेरा एक पॉइंट कितने का होगा, ठीक ना, उसमें छोटा कर लेंगे। जैसे इस पे करके मैं दिखाता हूं, चाहूं तो 1 2 3 करूं, क्यों, क्योंकि वोल्टेज का सबसे बड़ा पॉइंट कौन है, 13.2, तो मैं यहां लिख सकता हूं 13.2, और करंट में सबसे कितना है 4, यानी कि अगर वोल्टेज को मैं यहां पे ले रहा हूं बेटा, यहां पे ले रहा हूं, और करंट को मैं ले रहा हूं वाई एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस को कितना बड़ा खींचूंगा मैं, जितना बड़ी फिगर मैक्सिमम 13.2, और वाई एक्सिस पे कितना लंबा करूंगा, जो सबसे बड़ा है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर। ये कंफ्यूजन दूर हो गया। ग्राफ कैसे बनता है, एक्स पे जो ले रहे हो जितना बड़ा है उतना बड़ा, अगर पेज छोटा है तो एक पॉइंट को बड़ा मेजरमेंट कर लो। कैसे, देखो यहाँ पे बेटा जीरो, यहाँ पे करंट भी जीरो है और वोल्टेज भी जीरो है,
यहाँ वोल्टेज लिया। इससे पहले मैंने क्या लिया था, जब डिराइव किया तो यहाँ वोल्टेज लिया था और यहाँ क्या लिया था, आई। और भ्रम दूर कर रहा हूं कि यहाँ पे वोल्टेज भी ले सकते हो, लेकिन थोड़ा सा सावधानी देना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं, ये भ्रम दूर हो गया आप लोगों का कि किस पे क्या लेना है, कोई बात नहीं। अब आते हैं काम की बात करते हैं। बेटा अब हमें क्या करना है, तो वोल्टेज लिखो। अब मैं पहले अपना पैरामीटर तो बना लूं, स्केलिंग तो कर लूं। क्या कर लूं बेटा, स्केलिंग कर लूं। तो इसका नाम देना मत भूलना, ये एक्स एक्सिस है। एग्जामिनर को क्या पता है, कोई ऊपर का मतलब ऐसा थोड़ा है कि वाई एक्सिस बोलेंगे, है ना। बोर्ड उल्टा कर दूंगा, गड़बड़ हो जाएगा, वाई एक्सिस इसलिए लिखेंगे। एक्स एक्सिस पे मैंने वोल्टेज लिया, वाई पे तो वोल्टेज का क्या बोला, 13.2 है। तो मैं 13 भी मान सकता हूं, लेकिन छोटा लेता हूं, मैं एक को 2 ले लूं, यानी कि इस एक पॉइंट को 2 से मैं स्टार्ट कर दूं। ठीक, तो फिर कितना हो जाएगा, आप 1 2 3 13 14 भी कर सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन वो तो नॉर्मल है, मैं ऐसे बताता हूं। तो यहाँ पे 2 2 का मानते हैं, एक ग्रुप, एक डिस्टेंस, एक ब्लॉक, एक सेंटीमीटर या सेंटीमीटर कितनों को बिलोंग करेगा, 2 को, ये एज्यूम कर लिया। यहाँ कितना हो जाएगा 4, लेकिन ये डिस्टेंस जितना भी लो इक्वल होनी चाहिए। ये 2 है तो एग्जैक्ट ये 2 के बराबर होना चाहिए, एग्जैक्ट बराबर होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। 4 है बेटा तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 13। ठीक है ना, मैक्सिमम। ऊपर आइए, मैक्सिमम 4 है तो इसमें बहुत दिमाग लगाने की जरूरत है। 1 2 3 4। एक और कंफ्यूजन, ये कहोगे कि सर ये 2 4 2 2 का ब्लॉक बनाए हैं तो इसको भी कंपलसरी है 2 2 का बनाना क्या, नहीं ना। हम तो अपनी स्केल बड़ी किए हैं यहाँ पे ना, एक ब्लॉक को 2 गुना मान लिया, लेकिन यहाँ पे मेरा 4 ही मैक्सिमम पॉइंट है तो हम 4 पार्ट में करेंगे। क्यों इस तरह का, तो नकल नहीं। बात समझ में आई, एक कंफ्यूजन कि इस पे वी आई कुछ भी ले सकते हैं, और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होनी चाहिए। 2 2 का बनाया इसलिए कि 13 दूर तक जाता, और यहाँ पे छोटा है तो यहाँ पे सिंगल 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। अगर 1 1 का बनाए हैं तो ये 1 1 के डिस्टेंस बराबर रहनी चाहिए, ध्यान रखना। करेक्ट करेक्ट। तो पहली चीज है, 2 कंफ्यूजन तो आपकी ही दूर हो गई। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ये देख लीजिए। क्वेश्चन से प्लॉट ग्राफ बिटवीन वी एंड आई एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ द दैट रेसिस्टर। जिस रेसिस्टर में ये वोल्टेज और करंट फ्लो हो रही है उसमें क्या आपको निकालना है, क्या निकालना है, रेसिस्टेंस निकालना है। ठीक है बेटा, तो वी आई ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन मैंने बताया था वो रेसिस्टेंस को ही बिलोंग करती है। ऐसे भी वोल्टेज और करंट ग्राफ का रिजल्ट किसको बिलोंग करता है, रेसिस्टेंस को। करेक्ट। अच्छा, तो जरा देखें ग्राफ कैसा बनता है, लिनियर बन सकता है, टेढ़ा बन सकता है, सीधा बन सकता है। एक और राज इसमें खोलूंगा आपको, ठीक है। चलिए, तो पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे कि भैया कि आपके क्वेश्चन, ये तो हमने बनाया ना, लेकिन क्वेश्चन ने क्या दिया है, क्वेश्चन ने दिया है, पेन निकाल लो। क्वेश्चन ने कहा है कि वोल्टेज 1.6 है तो करंट 0.5 है। तो वोल्टेज बेटा ये है ना, तो 1.6 कहां आएगा, ये 2 का है तो 1 कहां आएगा, इसके बीच में। और 1.6 मतलब यहाँ 0.5 थोड़ा कुछ यहाँ पे आएगा, 1.6 आएगा ना, तो यहाँ पे हल्का सा पॉइंट कर लेंगे। तो अगर वोल्टेज 1.6 है तो करंट 5 है बेटा, ये यहां से यहां तक 1 है तो 5 कितना होगा, इसका आधा, तो 0.5 है, और ये 1.6 है। ठीक है, तो अब क्या कर देंगे, इन दोनों का x और y का ये कर लेंगे और इसको थोड़ा सा गोला कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरा कि उन्होंने कहा है कि वोल्टेज 3.4 है और करंट 1 है। तो वोल्टेज 3.4, देखो ये 2 है ना और यहाँ 4 है, तो 3 कहां होगा, इसके बीच में होगा। तो 3 के बाद 4 ना, यानी 3 के बाद यहाँ 0.5 थोड़ा सा पहले यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 3.4। और 3.4 है तो करंट कितना है आपका 1, करंट कितना है 1, तो ये 1 के सामने और 3.4 के नीचे, इसके ऐसे ऐसे। ठीक है बेटा, यहां कार्नर कर देंगे, एक्स और वाई का कार्नर। तीसरा कह रहे हैं कि अगर वोल्टेज 6.7 है तो करंट कितनी है 2, तो 6.7 कहां आएगा, 6 और 8 के बीच में यहां है बेटा 7, और 6.7 का मतलब क्या हुआ कि ये 7 है तो 7 से थोड़ा सा पहले, यानी कि यहां पे। तो अगर 6.7 ये है तो करंट कितना है 2 एम्पियर, तो 2 के सामने, 2 के सामने और किसके नीचे, 6.7 के नीचे। तो ये जो पिंडी है 6.7 बिलोंग करेगी। ऐसे ही आगे देखिए 10.2 अगर वोल्टेज है तो करंट 3 है, तो 10 यहाँ पे है
और यहाँ पे 10.5, सॉरी यहाँ पे 11, यहाँ 11 है ना, तो 10.5 कहाँ होगा, ये 11, 10 है तो ये 11 है 12, बीच वाला 11 हो जाएगा। अब 0.5 है तो इन दोनों के बीच में 10.5 होगा, तो 10.5 है तो वो कितना है 3, तो 3 के सामने ऐसे करते जाएंगे बेटा फटाफट फटाफट, और ऐसे कहां तक ले जाएंगे, आंख बंद करके ले जाओ। अब इसके सामने से बस, ठीक है बेटा, एक ये हो गया, टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, ये ऊपर निकल गया, यहीं से टेढ़ा हो गया। ठीक है, ये आ गया करेक्ट। अगला देखो 13.2 है तो 4 है, 13 का आएगा 12 के बाद, ये 13, 12 के बाद कितना आएगा 13, तो 13.2 तो कहीं यहाँ पे होंगे, तो 13.2 होंगे, तो ये कितने पे है 4 पे है। चलिए इसको बिल्कुल स्ट्रेट, आप जब स्केलिंग करोगे और आप जब ग्राफ पेपर प्लॉट करेंगे, ग्राफ पेपर पे करेंगे, तो आपका टेढ़ा नहीं होगा, एग्जैक्ट मेजरमेंट आएगी। और ये जो आपने रेड पॉइंट किया ना 13.2, उसके नीचे लाके इसको गिरा देना है, ठीक है। चलिए टेढ़ा हो रहा, माफ करिएगा, ये आया, ठीक है, ये ठीक है ना, ये आया। अब देखो हम क्या करेंगे, ये सारे कार्नर्स को मिला देंगे, ठीक है, मिला दिया मैंने। अब एक कंफ्यूजन और आपकी हो गई, कहां से मिलाएं, कुछ बच्चे कहते हैं अरे रे रे रे, यहां से पॉइंट है तो यहीं से मिलाएं, वो भी सही, और कुछ बच्चे यहां से मिला देते हैं, वो भी सही, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं यहीं से मिला दूं। चलिए ये मेरा टेढ़ा आया है, लेकिन ये आप करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, STRAIGST, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन आएगा। ये किसको बिलोंग करेगा, ये आर को बिलोंग करेगा, दोनों का रिजल्ट आर आया, करेक्ट। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि पढ़ें कैसे, आपने कहा कि वोल्टेज इतना तो करंट इतना, तो क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, करंट 1 है तो वोल्टेज 1.6 है, ऐसे भी करके नॉमिनेट कर सकते हैं, ये भी कंफ्यूजन दूर हो गया आपका। हमारा उद्देश्य क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे निकालना है क्या, इसकी वैल्यू, ये तो ठीक है आ गई वैल्यू, तो मैंने बताया था ना कि थीटा मान के चलते हैं टेंजेंट को, तो ये रेसिस्टेंस क्या है, यहाँ पे भी रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं इनके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, चारों में चाहे जहां, मैं कहूंगा कि मैं रेसिस्टेंस इस पे और इसके बीच में निकालता हूं, तो इसको मैंने ए मान लिया और इसको बी, इन दोनों पे रेसिस्टेंस निकालूंगा, तो वैल्यू के रूप में कितना आएगा, तो मैंने कहा कि बेटा इसके बीच में निकाल रहा है ना, तो एक यहाँ पे इसके पैरेलल क्या निकालेंगे, एक्स एक्सिस बना देंगे, ये देखो, ठीक, और ये देखो आप ऐसे मैंने मिला दिया, ये क्या है बेटा, थीटा, मैंने कहा था, क्या कहा था कि थीटा, और थीटा के सामने वाला क्या होता है बेटा, ये परपेंडिकुलर, और जिसपे ये खड़ा होता है इसको क्या बोलते हैं, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस, करेक्ट, ये मैंने कहा था ना। तो हमने ये क्या किया, स्लोप निकाला, किस पे, स्लोप इस स्ट्रेट लाइन पे, और ये स्लोप इसके बीच में निकाल रहे हैं ना, आप इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके बीच में निकाल सकते हैं, इसके चाहे दो किसी पॉइंट के बीच में स्लोप निकाल लो, बात बन जाएगी। तो इससे हम क्या निकालने चल रहे हैं, आर की वैल्यू, क्या आर हर जगह एक ही रहता है, हाँ एक ही रहेगा, तो इसके बीच में मैं निकाल लूं, ध्यान से, थोड़ा सा अटेंशन बेटा आप लोग दे दीजिए, मजा आ जाएगा। मैं नाम दे दूं, चलिए नाम दे सकता हूं, ए दिया, बी दिया, और इसको मैं सी दे दूं, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि ये बीसी के परपेंडिकुलर पी क्या है, तो बीसी है, और ए और सी क्या है, बेस है, ए बी मतलब बेस, ठीक है ना, ये वाला बी नहीं, ये बेस, ए बी ए एस टी, ठीक है। अगर मैं बोलूं बेस यानी ए और सी क्या है, यानी बी कहूं तो ए और सी है, या ए और सी बेस है, ठीक है। और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, ए और बी, यानी कि एच क्या है, ए और बी, इसको लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूं, ठीक है, करेक्ट। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, क्लाइमेक्स तो इतना है, हम यहाँ पे अगर स्ट्रेट लाइन पे किसी दो पॉइंट के बीच में वैल्यू जानना हो तो स्लोप निकालते हैं, स्लोप निकालने के लिए एक्सिस की पैरेलल एक लाइन खींच देते हैं, जो एंगल बचता है उसके हिसाब से हम टेंजेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे स्लोप, और किसका स्लोप, स्लोप तो लिखा आपने, किसका स्लोप, द स्लोप ऑफ द लाइन गिव्स द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, तो स्लोप ऑफ लाइन गिव्स वैल्यू, ये लिखोगे वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस, देखो ये बड़ा है, सॉल्यूशन 2 लाइन का है, तो स्लोप, स्टोप लिख दिया मैंने, स्लोप, तो स्लोप क्या होता है बेटा, कोऑर्डिनेट डेबिट में पढ़ा होगा,
tan थीटा tan z tan थीटा, और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन बेस। तो परपेंडिकुलर में चाहो तो थोड़ा और भौकाल बना लो, BC और डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं, AC। ठीक है बेटा, अब जरा यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, मैं पेन चेंज कर रहा हूँ। ये BC क्या है, BC की वैल्यू लिखना है, ये BC क्या है बेटा, ये कितने मेजरमेंट की है, ये BC किस पे है, करंट पे। तो ये करंट कैसा है, यहाँ आइए, ये कितने के बराबर है, यहां से आते रहेंगे तो 3 और 1, ये आया ना 3 और 1। मैं पूछूं कि इन दोनों के बीच में करंट कितना है, इन तो कहोगे कि ये हायर 3 है और लोअर है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो इसके बीच की करंट आ जाएगी। तो BC को मैं चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, I2, ध्यान करिए जो मैंने डिराइव किया था, I2 माइनस I1, यानी कि लास्ट का करंट और इनिशियल का करंट। ठीक है, और यहाँ पे AC क्या है बेटा, AC क्या है, A और C ऐसे आ जाइए, A और C किसके पैरेलल, X का। तो इसकी वैल्यू जानना चाहूंगा तो नीचे आऊंगा, तो नीचे क्या लिया था मैंने, यहाँ पे 10 के बाद क्या लिया था, 10.2। ये क्या लिया था मैंने, लिख दो ना, भूल जाऊंगा, 10.2। तो ये क्या है दोनों, 10.2, यानी कि इस पे क्या है, वोल्टेज है। तो ये क्या हो जाएगा, V2 माइनस V1। अब यहां आ जाइए, इक्वल टू I2 कितना है बेटा, यानी कि लास्ट वाली करंट कितना है इन दोनों पॉइंट के बीच में, 3। तो मैंने लिखा 3 और पहली 1 और डिवाइडेड बाय V2 कितना है, V2 मतलब A और B के बीच में ये है ना, ये तो 10.2 और स्टार्टिंग का है 3.4। तो 10.2 माइनस 3.4 ये कितना आया, 2, और इसमें से माइनस करिए कितना आएगा, 6.8। यही आएगा ना, निकाल के देख लीजिए, 6.8। अच्छा जी, अब जरा 1 मिनट के लिए ठहर लो बेटा, ये क्या आया, ये आया क्या, ये I1 माइनस I2 का मतलब कि ये I आया ना, ये क्या आया, I आया, और ये क्या आया, V आया। तो I और V आया, तो जो बच गया रिजल्ट वो क्या आएगा, R आएगा। इसलिए कहा जाता है कि इनका रिलेशनशिप R का होगा। हमने क्या निकाला, स्ट्रेट लाइन का टेंजेंट। क्यों निकाला, हमने दो पॉइंट के बीच में वैल्यू निकालने के लिए कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेसिस्टेंस होगा, क्या इन दोनों पॉइंट के बीच में रेसिस्टेंस के बराबर होगा, इनके बीच में बराबर होगा, इनके बीच में बराबर। हाँ, स्ट्रेट लाइन पे सारे पॉइंट पे रेसिस्टेंस बराबर होता है, हमने लास्ट क्लास में प्रूफ करके बताया था। अच्छा, तो हमने क्या किया, रेसिस्टेंस किसका निकाल रहे हैं, रेसिस्टर का। कितना होगा, R चाहिए हमें, तो V अपन I चाहिए। ठीक, R निकालोगे ना, तो R इक्वल टू क्या होता है बेटा, V, ऐसे देखो ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू I इंटू R। आपको R निकालना है ना, R इक्वल टू क्या आता है, V अपन I। जरा दिमाग लगाओ, इसको मैं कर दूं ऐसे, कोई बात नहीं, I अपन V है, मुझे I अपन V है, मुझे V अपन I चाहिए, तो उल्टा नहीं कर दूं इसको, बेटा V की वैल्यू इतना है, I की वैल्यू इतना है, इसको उल्टा करूंगा तो अपने अपने वैल्यू के साथ चला जाएगा। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, या ऐसे भी रख लो, V की वैल्यू 6.8 और I की वैल्यू कितना आएगा, तो 3.4, और क्या आया बेटा ये निकल के R। तो R का यूनिट ओम, यूनिट भूल गए, नंबर भूल जाओ नंबर, तो 3.4 ओम, यही आपका आंसर है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, 3.4 ओम, ये ओम है भाई, ओम आंसर का। इसका मतलब क्या निकला, सॉल्यूशन तो आसान था। अब क्वेश्चन है कि A और B के बीच में रेसिस्टेंस कितना है, 3.4 है। इसके बीच में भी निकालोगे तो यही स्ट्रेट लाइन, तो मैंने बताया था कि कांस्टेंट, इसीलिए ओम्स लॉ में रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। और VI का रिलेशनशिप क्या देता है, रेसिस्टेंस, ये देता है ना। तो ये आंसर आया ए। तो मैंने क्या किया कि उल्टा करने की जरूरत नहीं पड़े, I को I लिखा, V को V लिखा, तो ये क्या IV आ गए R। ऐसे भी आ जाएगा, I और V को इधर कर दीजिए तो R वही आएगा। तो कुछ नहीं करना है, I को I लिख लेंगे, V को V, और हमें चाहिए V अपन I, तो V की वैल्यू ये है, ये लिख देंगे, I की वैल्यू ये है, ये लिख देंगे, नो उल्टा नो पलटा। तो ऐसे आया 3.4 ओम। ये बात समझ में आई, ठीक है। तो आई समझ में, फिर एक बार मैं रिकैप कर दूं बेटा, हमने रिलेशनशिप लिखा, क्या क्या डाउट था कि एक्स एक्सिस पे क्या सिर्फ आई को ले सकते हैं, पिछली बार लिया था, तो इस बार मैंने उल्टा किया, एक्स एक्सिस पे बी के लिया, कंफ्यूजन दूर कि नहीं ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि क्या इसको पढ़ें वोल्टेज के बाद ही इसको पढ़े, नहीं ये भी पढ़ सकते हैं, करंट 1 है तो वोल्टेज कितना होगा 2,
मिला देंगे, या 2 वोल्टेज है तो करंट 1 है, ऐसे करके मिला देंगे, ये भी कंफ्यूजन दूर, सारे पॉइंट को मिला देंगे। टेढ़ा मेरे से आ गया है, आप ग्राफ खींचेंगे तो सीधा स्ट्रेट लाइन ही आएगा। कैसे इसको सॉल्व करके मैंने क्या निकाला कि 2 यहां से यहां के बीच में रेसिस्टेंस कितना है। तो क्वेश्चन ने ये नहीं कहा कि कहां का निकालिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ लीजिए। प्लॉट द ग्राफ बिटवीन वी आई एन एंड कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ दैट रेसिस्टर। तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R है ना, तो इस रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हर जगह एक ही होगा। अगर 3.4 है तो हर जगह होगा। तो मैंने इनके बीच पे निकाल के टेस्टिंग कर ली। आप चाहो तो इनके बीच निकाल लो, इनके बीच निकाल लो, इनके बीच निकाल लो। क्लियर? ये रहा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत तो मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो, और नहीं दिक्कत हो तो विदा लेते हैं। आप मुझे बताओ क्या करो, विदा लो या कोई डाउट है? बताओ। कोई डाउट? नो डाउट, वेरी गुड। तो हमने आज क्या किया बेटा, क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है रेसिस्टेंस से रिलेटेड, वो अगले लेक्चर में यानी कल करेंगे। उसके बाद फिर हिट का शुरू करूंगा, देन हिट का क्वेश्चन। इस तरह से एक्सरसाइज आपकी ये फिनिश होगी, और 2 से 3 लेक्चर के बीच में। तो डोंट वरी, अभी हम पूरा आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। डिफरेंट किताब से लेक्चर अभी बहुत चलेंगे। 4 महीने में सिलेबस खत्म करके फ्री कर दो, फिर इंजॉय करेंगे रिवीजन में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।